हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल सिक्स अलाइंस। सिक्स अलाइंस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा संघीय कार्यपालिका चल रहा था जिसमें हमने राष्ट्रपति से लेके उपराष्ट्रपति तक है वो कौन कौन से है वो प्रावधान थे उसके बारे में देख लिया था। और आज हम बेसिकली संघीय मंत्रिपरिषद है उसका है वो गठन कैसे होता है और उसको लेकर संविधान में क्या प्रावधान किए गए और समय समय पर लेकर उसको है वो क्या संशोधन किए गए, उनके बारे में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं संघीय मंत्रिपरिषद। और संघीय मंत्रिपरिषद है, इसका गठन का उल्लेख है वो जिस आर्टिकल में किया गया उस वो आर्टिकल है 74। आर्टिकल 74 में है वो मंत्रिपरिषद के गठन का है वो उल्लेख किया गया, जिसमें कहा गया कि जो राष्ट्रपति है उनको सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और जिसका है वो हेड है वो कौन होता है, मंत्रिपरिषद का हेड है वो पीएम होता है। मंत्रिपरिषद का हेड है वो पीएम होगा। और ये मंत्रिपरिषद है वो गठन बेसिकली है वो राष्ट्रपति की सहायता के लिए किए गए। अब बेसिकली होता ये कि जो संघ की कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका का है वो हेड की बात की जाए, हमने पीछे जो आर्टिकल 53 पढ़ा था उसको यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करेंगे क्योंकि ये आर्टिकल कहीं ना कहीं उससे है कोरिलेट करेगा। हमने आर्टिकल देखा था 53 जिसमें ये था कि संघ की कार्यपालिका का है वो प्रधान होगा संघ की कार्यपालिका। और संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। और राष्ट्रपति है वो इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यानी संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से वो इनका है वो कार्यान्वयन करेगा। तो यहाँ पे जो अधीनस्थ अधिकारी है वो बेसिकली मंत्रिपरिषद ही यहाँ पे होगी। यानी मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होंगे बेसिकली काम तो वही करते हैं। यानी वास्तविक प्रयोग अगर कार्यपालिका की शक्तियों का देखा जाए तो वो मंत्रिपरिषद करती है, लेकिन इसमें जो लिखा है कि राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग, तो वो अधीनस्थ अधिकारी है वो इसको हम मंत्रिपरिषद समझ सकते हैं। नहीं, मंत्रिपरिषद को है वो अधीनस्थ अधिकारी कहा जाता है। तो ये चीज़ है वो ध्यान रखनी है। आर्टिकल 53 को भी यहाँ कोरिलेट करना है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है, राष्ट्रपति इसका प्रयोग स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारी यानी मंत्रिपरिषद के माध्यम से करेगा। आगे हम देखेंगे कि मंत्रिपरिषद का गठन है वो भी कैसे होता है। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 74 के साथ आर्टिकल 53। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री। तो यहाँ पे है वो जो मंत्रिपरिषद है उसमें जो प्रधानमंत्री है अन्य मंत्री। अब यहाँ पे बहुमत दल का नेता होगा वो तो पीएम बन जाएगा, लेकिन अन्य जो मंत्री होते हैं उनको हालांकि नियुक्ति तो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, मंत्रियों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, लेकिन इन मंत्रियों को है वो जिनकी लिस्ट है वो प्रधानमंत्री तैयार करेगा। और जो प्रधानमंत्री लिस्ट भेजेगा राष्ट्रपति उन्हीं को ही मंत्री नियुक्त करेगा। यानी राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं है कि वो अपनी तरफ से किसी मंत्री की नियुक्ति करे। नियुक्ति है वो जो प्रधानमंत्री है वो उनको जो लिस्ट भेजेगा उन्हीं है वो मंत्रियों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा। बेसिकली ये का एक तरह से ये देख सकते हैं कि नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन इसमें जो कौन सा मंत्री बनेगा वो उल्लेख है, वो काम है वो प्रधानमंत्री करके है वो इनको देता है। 75 अब यहाँ पे ध्यान रखना है प्रधानमंत्री की है वो नियुक्ति होती है, ठीक है। और नियुक्ति करेगा कौन, नियुक्ति करेगा प्रेसिडेंट, और इनकी है वो नियुक्ति होती है। यहाँ पे कई बार लिखा होता है कि निर्वाचित होता है या मनोनीत होता है, ये इस टाइप का है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री की है वो नियुक्ति होती है ना कि निर्वाचन। यानी जो प्रधानमंत्री जो भी बनेगा जिस दल का नेता वो है वो शपथ लेता है, वो सदस्य के तौर पे शपथ लेता है, न कि प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ नहीं ली जाती है। तो हालांकि वो बाद में चुना जाता है कि कौन बहुमत दल में से बनेगा नेता। और जिस प्रकार से फिर ये होता है कि जो बहुमत दल में से जिस व्यक्ति का चयन किया जाता है उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही वो काम करता है। और जिस है वो लोकसभा में जिस दल को है वो बहुमत स्पष्ट होता है उसी दल में से किसी व्यक्ति को है वो सदस्य प्रधानमंत्री वो नियुक्त कर दिया जाता है। ये आर्टिकल 75(1) में है वो प्रावधान
किया गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति और राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब दो आर्टिकल है थोड़े से इंपॉर्टेंट है, 75(2) और 75(3). यहाँ पे दोनों ही आर्टिकल है वो मंत्रिपरिषद की उत्तरदायित्व को लेके, और इसको हम एक को नाम दे सकते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। 75(2) होगा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, और 75(3) होगा, इसको बोलेंगे हम सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद के सदस्य या मंत्री व्यक्तिगत रूप से है वो जो राष्ट्रपति के प्रति है वो उत्तरदायित्व होते हैं, या इसको ये कह सकते हैं कि जो मंत्री होते हैं राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं। तो ये आर्टिकल 75(2) में कहा गया है, यानी इसको हम नाम दे सकते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, यानी व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति है वो उत्तरदायित्व होंगे। अब है 75(3), यानी नाव में कितने भी व्यक्ति बैठे हैं वो सब एक साथ ही डूबेंगे, कोई अकेला व्यक्ति है डूबेगा नहीं। तो इसको कहेंगे हम सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति है वो उत्तरदायी होती है। और मंत्रिपरिषद में जब कहते हैं कि विघटन होता है तो पूरी मंत्रिपरिषद ही खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है, अगर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी पूछे तो आर्टिकल 75(2) राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप उत्तरदायी, या राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक अपना है वो पद धारण करते हैं। और अनुच्छेद 75(3) यानी जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अब इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जब हम आगे स्टेट वाला पढ़ेंगे तो उसमें भी ये जो राज्य मंत्रिपरिषद होगी वो भी कुछ इस तरह से उसका भी है वो कोरिलेट होगा, वहाँ पे आर्टिकल्स की संख्या है वो चेंज होगी, बाकी कुछ हद तक ये प्रावधान ही सेम रहते हैं। अब देखेंगे 75(5). अब होता ये कि किसी व्यक्ति को है वो मंत्रिपरिषद का है वो सदस्य या मंत्री बनाया जाता है, तो उसमें ये होता है कि किसी सदन का है वो सदस्य होना जरूरी होता है, किसी सदन का है वो सदस्य होना जरूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है या मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जाता है तो ये होता है कि किसी व्यक्ति को हम बना तो सकते हैं, लेकिन उसको है वो 6 महीने के अंदर अंदर है वो सदस्यता हासिल करनी ही पड़ेगी। अगर 6 महीने वो सदस्यता हासिल नहीं की जाती तो उसका पद है वो रिक्त हो जाता है। तो हालांकि जो सदस्य नहीं है उसको भी है वो मंत्रिपरिषद का सदस्य या मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते, पर उसको 6 महीने के अंदर अंदर है वो किसी जो सदन की है वो सदस्यता लेनी जरूरी है। अगर वो 6 महीने में सदन की सदस्यता नहीं ले पाता है तो वो है वो उसका मंत्री पद का है पद रिक्त माना जाएगा। तो ये चीज़ है वो ध्यान रखती है। तो ये 3 आर्टिकल्स, ये 4 पार्ट है, 75(1), 75(2), 75(3) और 75(5). ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से है ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं में से घुमा के पूछ लिए जाते हैं। तो कभी कभार ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्री नहीं है तो वो जो सदन का सदस्य नहीं है तो व्यक्ति मंत्री बन ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है, बन सकता है, लेकिन वो 6 महीने के अंदर है उसकी सदस्यता हासिल करना है वो जरूरी होगी। उसके बाद देखते हैं मंत्रिपरिषद की संरचना। तो इससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि एक नाम कभी कभी मंत्रिमंडल भी लिखा आता है, उसको भी हम देख लेंगे अगली स्लाइड में कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में है वो क्या फर्क है। और मंत्रिपरिषद में ये होता है कि एक तो कैबिनेट मंत्रियों का है वो चयन किया जाता है, राज्य मंत्री बनाया जाता है और उप मंत्री बनाया जाता है। कुछ है वो स्वतंत्र प्रभार भी इसमें है वो शामिल किए जाते हैं, कुछ लोगों को है वो स्वतंत्र प्रभार भी है वो दिया जाता है। और हालांकि जो उप मंत्री होते हैं वो बैठकों में वो भाग इन ज़्यादातर लेते नहीं है, और इन दोनों का है वो मेन काम रहता है। और राज्य मंत्री में है स्वतंत्र प्रभार भी, कुछ लोगों का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है। और जो कैबिनेट मंत्री, अब यहाँ पे एक चीज़ हमने अभी देखी थी कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में है वो फ़र्क क्या है। तो जो केवल कैबिनेट मंत्री होंगे उसको है हम कैबिनेट कहते हैं, जो कैबिनेट मंत्री है उनको हम कैबिनेट कहते हैं। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख केवल जो अनुच्छेद 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, उसमें है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा है वो जोड़ा गया था, जहाँ पे ये लिखा गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए राष्ट्रपति को लगाने से पूर्व मंत्रिपरिषद का है वो लिखित रूप में है वो प्रस्ताव होना जरूरी है। जब तक है लिखित रूप में प्रस्ताव नहीं हो, राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से वो राष्ट्रीय आपातकाल है लगा नहीं सकता। और ये
बहुत सारे संशोधन है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा किया गया। तो अगर मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख ही संविधान में सिर्फ एक जगह है, वो है आर्टिकल 352, और इसको हमें जनरली लिखते हैं वो कैबिनेट बोलते हैं कि ये कैबिनेट का फैसला है। ये तो मंत्रिमंडल है वो अगर लिखित रूप में पूछा जाए तो केवल आर्टिकल 352 में ही उल्लेखित है, अन्य कहीं पे भी उल्लेखित नहीं है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, मंत्रिमंडल छोटा होता है, मंत्रिपरिषद बड़ा होता है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं, और मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री सारे है वो शामिल किया जाते हैं वो मंत्रिपरिषद। और मंत्रिमंडल का है वो वृद्ध रूप है वो मंत्रिपरिषद वृद्ध होती है, और मंत्रिमंडल है वो छोटा रूप होता है। और ये डिफरेंस होता है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में। अब देखते हैं मंत्रिपरिषद का है वो कार्यकाल कितना होता है। तो बेसिकली इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, क्योंकि ये अगर लोकसभा में जब तक है वो उनको विश्वास मत प्राप्त है तब तक ये बने रहते हैं। और सामान्य कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, और कुछ परिस्थितियों में है वो इसको, जैसे लोकसभा का कार्यकाल है कभी कभार बढ़ाया भी जाता है। और तो इसमें कुछ चीज़ें वो ध्यान रखना है कि लोकसभा का कार्यकाल, हालांकि अपन इस चीज़ को आगे संसद में देखेंगे, बट ये होता है कि लोकसभा का कार्यकाल वैसे तो 5 साल का होता है, लेकिन उसको आपातकाल जैसी परिस्थितियों में इसको बढ़ा भी जा सकता है। और इसको जब बढ़ाया जाता है, ये चीज़ में ध्यान रखना, लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं के लिए 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है, नहीं, 1 वर्ष में एक बार में 1 वर्ष के लिए वो बढ़ाया जाता है कार्यकाल। एक बार में 1 वर्ष के लिए कार्यकाल है वो इसका बढ़ा सकते हैं। और जब तक लोकसभा है तब तक मंत्रिपरिषद है, और इनका है वो कार्यकाल तब तक बना रहता है। और इसमें मैंने ये बता भी दिया था 75 कि जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना मत धारण करते हैं। जब विघटन हो जाता है लोकसभा का तो मंत्रिपरिषद अपने आप ही समाप्त हो जाती है। तो इनका कार्यकाल सामान्यतः होता है 5 साल, और बाकी लोकसभा के अस्तित्व पर है वो निर्भर करता है। अब मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या, मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या है वो संविधान में तो इसका कुछ वैसे आकार को लेकर या सदस्य संख्या को लेकर कुछ प्रावधान नहीं थे। अब यहाँ पे एक संविधान संशोधन हुआ, 91वें संविधान संशोधन, जो कि 2003 में हुआ था। तो यहाँ पे है वो इसमें संशोधन किया गया कि जो मंत्रिपरिषद में है वो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री सबको मिलाकर जो टोटल लोकसभा सीट्स है लोकसभा का, उसका है वो टोटल सदस्यों का है वो 15% ही मंत्री बन सकते हैं, उससे ज़्यादा है वो मंत्री नहीं बन सकते हैं। तो ये प्रावधान कर दिया गया, जितनी है वो लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या है, लोकसभा सदस्यों के जो कुल सदस्य उनके 15% की व्यक्ति वो मंत्रिपरिषद है वो बन सकती है, उससे ज़्यादा है मंत्रिपरिषद का आकार है वो बड़ा नहीं होना चाहिए। इसका लेकर है वो प्रावधान किया गया। और ये चीज़ याद रखनी है, 91st अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, उसके तहत है वो इसका प्रावधान किया गया। अब हम छोटा सा एक लास्ट देख लेते हैं, किचन कैबिनेट। ये बेसिकली होता है ये कि जब इंदिरा जी के टाइम में ये इसको स्टार्ट किया गया था कि किचन कैबिनेट, और इसमें है वो जो कैबिनेट मंत्री है शामिल होते हैं, वैसे तो मंत्रिमंडल की तरह ही है, कैबिनेट के मंत्री शामिल होते हैं, लेकिन इसमें यह जरूरी नहीं है कि जो कैबिनेट का मंत्री है वही शामिल हो सकता है। इसमें कोई अगर परिवार का सदस्य है या अन्य कोई है जो सलाह दे सकता है तो वो भी है वो किचन कैबिनेट में शामिल हो सकता है, जरूरी नहीं हो कि वो कैबिनेट मंत्री ही हो। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और पूरी मंत्रिपरिषद समझ में आ गई होगी। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और उसका आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल सिक्स अलायंस। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।